आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एसीएल के पोस्ट ऑप एक्सरसाइज प्लान के बारे में। आपने एसीएल का ऑपरेशन करा लिया है, अब आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्या एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी चाहिए, या आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपको दोबारा फिर से इंजरी ना हो जाए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हॉस्पिटल में रहते हुए, जब आपका ऑपरेशन होने के बाद आप हॉस्पिटल में ही एडमिट है, तब आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको वीक वाइज, डे वाइज बताऊंगा कि आपको कब पैर में वजन डालना चाहिए, कब तक आपको नी ब्रेस पहनना ही पहनना है, कब तक आपको पैर मोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, या आपको और कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी जॉब में या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, या अगर आपको स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आप अपने स्पोर्ट्स में कब तक लौट सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल के प्लान के गोल सेट करना। गोल सेट करने इसलिए जरूरी होता है कि हमारे पास एक टारगेट रहता है कि इस टारगेट को हमें इतने समय में अचीव करना है। बिना गोल के अगर आप चलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको प्रोग्रेस करना है, जिससे आपका पोस्ट ऑफ रिकवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही में गोल से एक आइडिया रहता है आपको कि आपको क्या क्या अभी फिलहाल नहीं करना है। जैसे फर्स्ट वीक में आपको क्या नहीं करना है, सेकेंड वीक में आपको क्या ऐड कर लेना है उसमें। तो गोल सेट करने का ये फायदा होता है। तो जो सबसे पहला गोल आपका होता है एसीएल के सर्जरी के बाद, वो होता है सूजन का कम करना। जब भी आप ऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके पैर में सूजन आएगी। हॉस्पिटल में आपकी सूजन कम करने के लिए दवाइयां डेफिनेटली चल रही होंगी, लेकिन नेचुरल तरीके से हम कैसे स्वेलिंग को कम कर सकते हैं, हम इस वीडियो में वो बात करेंगे। दूसरा जो सबसे मेन काम होता है वो रेंज ऑफ मोशन को फिर से रिगेन करना। एसीएल इंजरी के पहले आपका पैर पूरा सीधा होता था और पूरा अच्छे से मुड़ता था। तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी डिफॉर्मिटी ना हो और आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से निकले, इस बारे में बात करेंगे। तीसरा जो गोल होता है वो होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपने एसीएल का रिकंस्ट्रक्शन करा लिया, आपका ऑपरेशन हो गया, स्वेलिंग कम हो गई, रेंज ऑफ मोशन भी आ गया, लेकिन अगर आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपकी रिस्क ऑफ री इंजरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इस केस में। साथ ही जो स्टेबिलिटी आपको चलते में महसूस होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आपको महसूस होना चाहिए, वो भी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जो लास्ट जो गोल होगा वो होगा प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मैंने कई वीडियोस देखे यूट्यूब में, उनमें से मुझे किसी में भी प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग के बारे में एक भी जानकारी, एक भी एक्सरसाइज नहीं मिली है। प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग एसीएल के रिकंस्ट्रक्शन के बाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग को मिस कर देते हैं तो आपका रिस्क ऑफ री इंजरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो अभी पहली बार मेरे चैनल में आके वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में चला होगा कि आखिर ये प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग होती क्या है, या ये प्रोप्रियोसेप्शन होता क्या है। प्रोप्रियोसेप्शन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी अपने कुछ पहले की वीडियोस में दी है, तो आप वहां जाके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। मैं बहुत छोटा सा आपको ब्रीफ अभी दे देता हूं। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ जॉइंट सेंस। हर जॉइंट, हर मसल का टंडन कंटिन्यूसली ब्रेन को सिग्नल भेजता रहता है कि उसकी पोजीशन क्या है। मतलब अगर नी के बारे में बात करें तो एसीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर है। वो प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स जॉइंट से पिक करके ब्रेन को भेजता है। मतलब अगर आपका पैर मुड़ा है और आपकी आंखें बंद हैं तो भी ब्रेन को पता रहता है कि आपका पैर मुड़ा हुआ है। पैर सीधा है तो भी ब्रेन को पता रहता है। अगर पैर एबनॉर्मली किसी तरीके से मुड़ गया, आप दौड़ रहे हैं, ट्विस्ट हुआ, टर्न हुआ, तो भी ब्रेन को तुरंत पता चलता है। तो ब्रेन जो है उसकी जो काउंटर मसल्स है, जैसे पैर आपका लेफ्ट साइड में मुड़ा तो ब्रेन राइट साइड की जो मांसपेशियां हैं एक ही पैर की, उनको एक्टिवेट करेगा ताकि जो एबनॉर्मल पोजीशन है वो तुरंत से नॉर्मल आ जाए और आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाए। अगर आपकी प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर और एसीएल आपका ऑलरेडी डैमेज्ड है तो ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएंगे। जब ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएंगे तो ब्रेन जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इससे आपके रिस्क ऑफ री इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनका एक सब गोल भी होता है जिसे स्कार मैनेजमेंट कहते हैं। स्कार मैनेजमेंट का मतलब, जब भी हम चोट लगती है आपने देखा होगा कि काली सी पपड़ी जमती है और आसपास की स्किन थोड़ी सी सिकुड़ने लगती है, इसे ही स्कार बोलते हैं। सेम चीज होती है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद एसीएल के लिगामेंट में। तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोड़ा है और मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको अचीव करने होंगे। ऑपरेशन के पहले ही हफ्ते में कम से कम 70 डिग्री आपको पैर मोड़ना ही मोड़ना है। अगर आप इस 70 डिग्री के टारगेट को मिस करते हैं तो पोस्ट ऑफ रिकवरी उतनी ही लंबी हो जाती है। थोड़ा बहुत स्वेलिंग आना, थोड़ा बहुत पेन होना घुटने के नीचे जहाँ पे कटोरी
रहती है, वहाँ पे वो बहुत कॉमन है एक्सरसाइजेस के दौरान। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बहुत थोड़ा बहुत, अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, तो आपको अपने सर्जन को तुरंत दिखाना चाहिए। एसीएल के ऑपरेशन की कई टेक्निक्स होती हैं। मैं जो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, इन जनरल आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपकी जिस टेक्निक से ऑपरेशन हुआ है उसके हिसाब से हो सकता है कि आप बहुत पहले अपने पैर में हल्का हल्का वजन देना चालू कर सकें। कुछ टेक्निक्स में ऐसा होता है कि आप 6 हफ्ते तक अपने पैर में वजन नहीं दे सकते। इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज चालू करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे जाके जरूर मिलें। वो आपकी पूरी रिपोर्ट्स देख के एक आपको आइडिया दे देंगे कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। इस वीडियो में मैंने आपको जनरल जानकारी दी है जो काफ़ी सेफ है, बस आपको ध्यान से करना होगा। ऑपरेशन के 2 हफ्ते तक आपको पैर में बिल्कुल भी वजन नहीं डालना है। आपको ब्रेस पहन के रखना है। जब आपका ऑपरेशन होगा तो आपको एक नी ब्रेस मिलेगी, नी ब्रेस आपको पहन के रखना है। एक्सरसाइजेस के लिए आप नी ब्रेस को हटा सकते हैं, लेकिन आप उस पैर पे वजन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 2 हफ्ते के बाद आप पार्शियल वेट बेयरिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ क्रच, वॉकर या चेयर पकड़ के आप हल्का हल्का पैर में वजन डाल सकते हैं। आप बहुत कम वजन के साथ थोड़ा बहुत चलने की कोशिश भी कर सकते हैं। 6 हफ्ते तक आपको पैर पे पूरा वजन नहीं डालना है। आपका फुल वेट बेयरिंग का पीरियड हमेशा 6 हफ्ते के बाद ही चालू होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहली एक्सरसाइज जो आप हॉस्पिटल में रहते हुए ही कर सकते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए, उसका नाम है एंकल पंप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपने बेड में ही लेटे हुए सिर्फ आपके अपने पैर के पंजों को बहुत तेजी से जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करना है। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला तो घुटने में स्वेलिंग कम होगी। दूसरा, साथ में किसी भी ऑपरेशन के साथ एक रिस्क रहता है डीवीटी का। डीवीटी में जो पैर की मसल्स हैं उसमें एक थ्रोम्बस बन जाता है जो डिसलॉज होकर हार्ट अटैक तक दे सकता है, वो भी नहीं बनेगा। दूसरी एक्सरसाइज जो आप सूजन कम करने के लिए हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं, उसे लेग एलिवेशन कहते हैं। इसके लिए आपको अपने पैर के नीचे इस तरीके से कुछ 2 तकिए लगा लेने हैं। आप ये एक्सरसाइज ब्रेस पहन के भी कर सकते हैं। और इस पोजीशन में लेटने के बाद आप चाहें तो अपने पैर के पंजों को भी जल्दी जल्दी हिला सकते हैं, जिससे आपकी सूजन कम होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरी एक्सरसाइज जो आप हॉस्पिटल में रहते कर सकते हैं उसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्टेड नी फ्लेक्शन। इसके लिए सिर्फ आपको बेड से पैर नीचे लटका के बैठ जाना। हो सकता है आपका पैर इस तरीके से भी पूरा ना मुड़ रहा हो, उसे ग्रेविटी के साथ छोड़ दें। ग्रेविटी धीरे धीरे आपके पैर को नीचे खींचेगी। और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आप अपने दूसरे पैर से पहले पैर को इस तरीके से दबा के भी उसे मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई इससे आपके जो एसीएल का जो सर्जरी हुआ उसमें कोई भी लोड नहीं पड़ने वाला है, इसलिए धीरे धीरे पैर को दबा के मोड़ने की कोशिश करिए। चौथी एक्सरसाइज जो आप हॉस्पिटल में रहते हुए चालू कर सकते हैं वो है हील स्लाइड। इसमें सिर्फ आपको इस तरीके से लेट के अपने पैर को धीरे धीरे पलंग से बिना उठाए मोड़ने की कोशिश करनी है। शुरू में वहीं तक मोड़े जहाँ तक कि आराम से मुड़ रहा है। जब एक पोजीशन आएगी जब ये आपको लगेगा कि पूरा मुड़ गया, आपको हल्का सा दर्द हो रहा है, तब मसल पावर से हल्का से इसे और थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश करेंगे। अगली एक्सरसाइज जो आपको हॉस्पिटल में रहते ही चालू कर देनी चाहिए उसका नाम है क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक। इस एक्सरसाइज में आप ऐसे कंफर्टेबल सिटिंग में आ जाएं, एक टॉवेल लेके उसे अपने घुटने के नीचे रख के घुटने की ताकत से उसे जमीन की तरफ दबाने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसे दबाने की कोशिश करें तो आपका जो पंजा है, जो एड़ी है, वो भी बिल्कुल भी नहीं उठनी चाहिए। आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप इसे लेट के भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज का नाम है हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। इसे आप सेम तरीके से आपको करना है। सेम टॉवेल को आप अपने घुटने की बजाय एड़ी के नीचे रख लें और एड़ी को जमीन की तरफ दबाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाइएगा, अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ मसल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आप अपने जो स्टिचेस लगे हैं ऑपरेशन की उसके साथ भी बहुत सेफली कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेशन के बाद डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसीएल के ऑपरेशन में देखा गया है कि मरीजों का पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पाता है। तो जब आपकी स्टिचेस अब कट गई हैं, आप घर आ चुके हैं, तो आपको इस तरीके से पैसिव नी एक्सटेंशन करने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपको किसी पलंग की सतह पर लेट जाना है और इस तरीके से टॉवेल लटका के पैर को छोड़ देना है। बाकी काम ग्रेविटी अपने आप कर लेगी। ग्रेविटी एक निश्चित सीमा तक ही आपके पैर को पूरा सीधा कर पाएगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आप कुछ इस टाइप का एक वजन भी अपने पैर में बांध सकते हैं ताकि आपका पैर थोड़ा सा जल्दी सीधा हो जाए।
पैसिव नी एक्सटेंशन के लिए दूसरी तकनीक है, उसके लिए आप ऐसी 2 चेयर सेम हाइट की लेके बैठ जाए, उसके ऊपर पैर को बस कुछ इस तरीके से आपको रखना है, बाकी ग्रेविटी अपने आप धीरे धीरे घुटने को नीचे खींच के उसे सीधा कर लेगी। पहले के 7 दिन जिसमें आपका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वाले दिन को डे 1 कहते हैं। डे 1 से डे 7 तक आपको ये सारी एक्सरसाइजेज चालू कर रखनी है। कोशिश करना है कि पहले ही वीक में आपका 70 डिग्री कम से कम पैर मुड़ना चालू हो जाए। अब बात करते हैं कि 7 से 14 दिन तक आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज का नाम है टर्मिनल नी एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी जो वो आती है पैर का पूरी तरीके से सीधा आना हो पाना। ये एक्सरसाइज आप 7 दिन होने के बाद चालू करेंगे। इसके लिए एक टॉवेल ले लें और एक कोई ऐसी पानी की गोल बॉटल ले लें, उसे इस तरह से रख के अपने पैर को सीधा करें और आपको इस पोजीशन में पैर को पूरा सीधा करना है, बीच में नहीं छोड़ेंगे और फिर धीरे से नीचे रख लें। अभी शुरू में इसमें कोई भी होल्ड ऐड मत कीजिएगा, बट जैसे जैसे आपके पावर थोड़ी डेवलप होने लगेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो इसमें 10 सेकंड का होल्ड आप ऐड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को अभी सुबह 15 बार और शाम को 15 बार करना है और कुछ समय बाद इसे सुबह 30 बार मतलब 2 सेट, 15-15 के 2 सेट और शाम को भी 15-15 के 2 सेट करना है। 14 दिन यानी अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। आपने एक्सरसाइजेस होपफुली बहुत अच्छे से की होंगी। अब बात करते हैं कि आपको 14 दिन के बाद 6 हफ्तों तक कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इस फेज में आप पार्शियल वेट बेयरिंग चालू कर सकते हैं। पार्शियल वेट बेयरिंग की आपको शुरुआत कैसे करनी है आइए मैं आपको बताता हूँ। अब 2 हफ्ते बाद आप पार्शियल वेट बेयरिंग चालू कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सीधा आपने वॉकर उठाया और चलना चालू कर दिया। वॉकर उठा के चलने से पहले थोड़ा सा वेट शिफ्टिंग की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इसके लिए किसी सतह को ऐसे पकड़ के खड़े हो जाए ताकि आपके गिरने का डर बिल्कुल ना रहे। उसके बाद जैसे अगर आपका पैर अभी आपने ज़मीन पे नहीं रखा है क्योंकि आप वेट नहीं डाल रहे हैं, उसके बाद आप पहले पैर को जिस भी पैर में आपके एसीएल का ऑपरेशन हुआ उसको धीरे से नीचे रखें, उस पर हल्का सा वजन डालें और उसे फिर से उठा लें। इससे आपका पैर जो है धीरे धीरे ट्रेन होगा हल्का हल्का वेट झेलने के लिए। इसके बाद ही जो है आप वॉकर लेके चलना चालू करें। आपका ऑपरेशन हुए 14 डेज हो चुके हैं, मतलब 2 हफ्ते हो चुके हैं। आपने पार्शियल वेट बेयरिंग भी स्टार्ट कर ली है। हमने नी एक्सटेंशन पे तो काफ़ी काम किया, अब बारी आती है नी फ्लेक्शन पे थोड़ा सा काम करने की। तो नी फ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए पहले हील स्लाइड के अलावा हमें जो 14 डेज के बाद करना है उसके लिए इस तरह से किसी हाइटेड पलंग पे बैठ जाए और पहले अपने पैर को जहाँ तक वो कंफर्टेबली मुड़ता है उसे मोड़ें। एक फेस आएगा जहाँ से आपको लगेगा कि आप पैर को नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो उसके बाद दूसरे पैर की ताकत से उस पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के उसे मोड़ने की कोशिश करें। मोड़ के इस तरह से 5 सेकंड तक होल्ड रखें। होल्ड रखने के बाद उसे ढीला छोड़ दें। इस एक्सरसाइज को भी आपको सुबह 15 बार और शाम को 15 बार करना है आने वाले 7 दिनों तक। और 7 दिन के बाद मतलब जो टोटल 21 दिन हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसको सुबह 30 बार मतलब 15-15 के 2 सेट और शाम को भी 15-15 के 2 सेट चालू करना होगा। 14 डेज के बाद हम अपने पैर पर भी पूरा वजन नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग पे काम करना अभी से ही चालू करना होगा। इसके लिए कुछ इस तरह का वजन ले लें। ये वजन डिपेंड करता है कि आपका प्री सर्जरी लेवल क्या था। अगर आप एथलीट हैं तो आप 2-2.5 kg के वजन से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई हाउस वाइफ है तो आधा और 1 kg से चालू करें। उसके लिए इस तरह से किसी हाइटेड सरफेस पे बैठ जाएं और वजन को पैर में बांध के पैर को आपको सीधा करना है। कोशिश करें कि आप पूरा इसको सीधा करें और फिर धीरे से नीचे कर लें। इसे शुरू में 7 दिन तक आप सुबह 15 बार मतलब 1 सेट और शाम को 1 सेट करना है। इसके बाद सेम वजन को पैर में बंधे रहें और पेट के बल लेट के पैर को कुछ इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करें। जहाँ तक आप कंफर्टेबली पैर को मोड़ सकते हैं वहाँ तक मोड़ें और इसे धीरे से सीधा कर लें। शुरू में सेम 15 बार सुबह 15 बार शाम को करें और टोटल 21 दिन होने के बाद सुबह 2 सेट और शाम को 2 सेट चालू करें। एसीएल की सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पूरे पैर की स्ट्रेंथनिंग करें। केवल क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करने से आपका रिस्क ऑफ री इंजरी कम नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरे पैर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी। इसके लिए सेम वजन को पैर में बंधे रहने दें और कुछ इस तरह से लेट के पैर को पूरा सीधा रख के छत की तरफ ऊपर उठाएं। जहाँ तक आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएं और फिर धीरे से इसे नीचे रख दें। इस एक्सरसाइज को भी अभी शुरू में सुबह 15 बार और शाम को 15 बार करना है और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी आप इसे 2 सेट 3 सेट तक भी एक टाइम में कर सकते हैं।
हिप फ्लेक्सार्स की स्ट्रेंथनिंग करने के बाद अब बारी आती है हिप अबडक्टार्स की स्ट्रेंथनिंग करने की। इसके लिए आप सेम वजन को पैर में बंधे रहने दें और करवट लेके पैर को छत की तरफ उठाएं। सेम आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक उठाएं और धीरे से नीचे रख दें। शुरू में इसे 15 बार सुबह 15 बार शाम को करें और धीरे धीरे फिर इसके रिपीटेशंस को आप बढ़ा भी सकते हैं। अबडक्टार्स की स्ट्रेंथनिंग के बाद अब बारी है अडक्टार, मतलब जो थाई की इनर मसल्स हैं उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके लिए आप इस तरीके से कोई पिलो ले सकते हैं, कोई बॉल ले सकते हैं, उसे पैरों के बीच में रख के दोनों पैरों से दबाएं और फिर धीरे से ढीला छोड़ दें। इस एक्सरसाइज को भी आपको सुबह 15 बार और शाम को 15 बार करना है। फिर थोड़ा समय बीत जाने के बाद सुबह 2 सेट और शाम को 2 सेट चालू करना है। अब इन सब के बाद आती है ग्लूटियस मसल की स्ट्रेंथनिंग की, जो हिप की एक्सटेंसार मसल्स है उनके स्ट्रेंथनिंग के बारे में। इनके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए कुछ तरीके इस तरीके से लेट जाए और लेटने के बाद सिर्फ आपको कमर ऊपर उठाना है और धीरे से कमर को नीचे रख देना है। शुरू में इसे होल्ड ना करें। सुबह 15 बार करना है, शाम को 15 बार करना है और कुछ समय बीत जाने के बाद सुबह 2 सेट, शाम को 2 सेट आपको इसके करने चाहिए। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको 6 हफ्तों तक चालू रखनी है। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के लिए आप अपने पैर में जो वजन बांध रहे हैं उसका वजन जो है, वेट जो है वो बढ़ा सकते हैं, रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं, होल्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपको अपने पैर में बिल्कुल भी वजन नहीं देना है। 6 हफ्ते बाद आप फुल वेट बेयरिंग कर सकते हैं, मतलब अपने पैर पे पूरा वजन डाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले किसी पलंग या किसी दरवाजे के पास इस तरीके से खड़े हो जाए ताकि आपके गिरने का डर बिल्कुल भी ना रहे। इस पोजीशन में खड़े होने के बाद जिस पैर में आपको चोट लगी है उसे पहले थोड़ा सा आगे रखें, उसमें वजन डालें और फिर धीरे से अपने पैर को वापस रख लें। इस एक्सरसाइज को आप शुरू करेंगे सुबह 2 सेट, मतलब 15-15 बार के 2 सेट और फिर शाम को 15-15 बार के 2 सेट। इस फेज में आप ब्रेस पहन के फुल वेट बेयरिंग करके चल सकते हैं। हो सकता है आपको अभी चलने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, तो अभी स्पीड चलने की कोशिश मत करिए, आराम से धीरे धीरे चलिए। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा तब जो है हम स्पीड से चलना चालू करेंगे। अभी तक हम नॉन वेट बेयरिंग क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे। अब बारी आती है फुल वेट बेयरिंग के साथ क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करने की। इसके लिए किसी दीवार के पास इस तरीके से खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आप हाफ स्क्वाट चालू करें। दीवार से सटे सटे ही आपको धीरे से ऐसे नीचे जाना है और वापस उठ जाना है। शुरू करें 5, 6 या 10, आपका जैसा प्री इंजरी लेवल था उसके हिसाब से, और धीरे धीरे से फिर प्रोग्रेस करें। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हाफ स्क्वाट आप दीवार से हट के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी पोजीशन सेम रहेगी। सेम पोजीशन में जाने के बाद आप बिना दीवार का सपोर्ट लिए ऐसे धीरे से नीचे जाएं और फिर ऊपर उठ जाएं। बस ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्क्वाट कर रहे हैं तो जो आपके घुटने हैं वो आपकी टो लाइन से कभी भी आगे नहीं जाने चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा जाने की शुरुआत में कोशिश ना करें। अभी धीरे धीरे आप हमें से प्रोग्रेस करना होगा। उसके बाद बारी आती है हील रेस के लिए। ये काफ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए ऐसे पलंग या सतह के पास खड़े हो जाएं, उसे पकड़ लें। फिर जो आपका नॉन इंजर्ड पैर है, जो ठीक पैर है, उसे आपके इंजर्ड पैर के पीछे रख लें और फिर पंजों की ताकत से अपनी हील को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर धीरे से नीचे आ जाएं। शुरू में होल्ड नहीं करना है। सुबह 15 बार और शाम को 15 बार करें। जैसे जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होने लग जाए धीरे धीरे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग की, जिसके बिना आपके रिस्क ऑफ री इंजरी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, वो भी हमेशा के लिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। इसे आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे ही किसी सतह के पास खड़े हो जाए जिसे आप पकड़ सकते हैं। फिर जिस पैर में आपको चोट लगी उसे ज़मीन पर रखें और जो दूसरा पैर है उसे आप उठा लें। उठा के सिर्फ आपको इस तरीके से खड़े होना है। शुरू में पकड़ के खड़े रहने की कोशिश करें। उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो आप फिर हाथ छोड़ के इस तरीके से खड़े रहने की कोशिश करें। शुरू में हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत लड़खड़ाएं या आपको बहुत जल्दी पैर नीचे रखना पड़े। बिल्कुल इसमें कोई टेंशन का विषय नहीं है। धीरे धीरे आपकी ये जो इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे आपका आने लग जाएगा। पूरी एक्सरसाइज के दौरान अपनी आंखों को फिलहाल आप खुला रखेंगे, नहीं तो आपको चक्कर आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगली और लास्ट प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग की एक्सरसाइज है बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइज। ये एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। इससे आपके एंकल का प्रोप्रियोसेप्शन, नी का प्रोप्रियोसेप्शन प्लस हिप का प्रोप्रियोसेप्शन भी इम्प्रूव होता है।
तो जो कमी हमारी एसीएल के टूटने से हुई है उसके प्रोप्रियोसेप्शन की कमी को बाकी जॉइंट्स बहुत अच्छे से पूरा कर पाते हैं। जो बैलेंस बोर्ड का डायमेंशन है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप इसे लोकल कारपेंटर से बनवा भी सकते हैं या फिर ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में भी अवेलेबल है। इसके एक्सरसाइज करने के लिए बैलेंस बोर्ड को किसी ऐसी सतह के पास रख दें जिससे आप तुरंत पकड़ सकें, और उसके बाद आपको बैलेंस बोर्ड पे सिर्फ खड़े होना है और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। शुरू में पकड़े पकड़े बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होते जाए, मसल्स थोड़ी सी डेवलप होते जाए, तो आप फिर हाथ छोड़ के भी अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आप अपनी जॉब में कब वापस जा सकते हैं। 6 हफ्ते के बाद कम से कम आप 2 हफ्ते तक जितनी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं वो सब शुरू रखिए। इससे आपका प्रोप्रियोसेप्शन भी इम्प्रूव होगा, साथ में जो आपकी स्ट्रेंथ है पैरों की वो भी इम्प्रूव होगी। तो जब ये इम्प्रूवमेंट आने लगे, आपको चलने में कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगे, तब आप अपनी जॉब पे आराम से जा सकते हैं। अगर आपकी सेडेंटरी जॉब है, मतलब सिटिंग जॉब है, तो आप 6 हफ्ते के बाद जब अपने पैर में वजन डाल सकते हैं तब भी आप नी ब्रेस पहन के अपनी जॉब पे जा सकते हैं। चेयर में बैठने के लिए अपने ब्रेस को हटा दीजिए, आप पैर को हल्का सा मुड़ के बैठ सकते हैं। बीच बीच में उठ के चलते रहिएगा, इससे आपके पैरों में सूजन नहीं आएगी। कई बार होता है कि बहुत लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से पैरों में थोड़ी सी सूजन आ जाती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो अभी आपको काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कम से कम 3 महीने तक प्रॉपर स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग लेके, प्रॉपर प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग लेके ही अपनी जॉब पे आपको लौटना होगा। ये बहुत एक ब्रीफ जानकारी थी आपके एसीएल के पोस्ट ऑप रिहैब प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे बेहतर ये होगा कि इस जानकारी को आप अपने दिमाग में रखिए, इस जानकारी के हिसाब से आप एक्सरसाइजेस चालू करिए। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें, वो आपका फिटनेस असेसमेंट करेंगे कि आपका प्री इंजरी लेवल क्या था और पोस्ट इंजरी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिक गाइडेड प्रोटोकॉल बना के देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि भविष्य में मेरे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर दें।